आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा 11 प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर का। हेडिंग है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। कल हुआ था अगस्ट कोम्टे, फादर इन सोशियोलॉजी, है ना, जो संस्थापक हैं। आज हो रहा है हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। अध्याय तीसरा 11 फर्स्ट ईयर प्रथम ईयर का। देखिए, स्पेंसर डार्विन के उद्विकासवाद तथा मानवशास्त्र संबंध अध्ययन से बहुत अधिक प्रभावित थे, है ना। क्या थे? प्रभावित थे, है ना। जिस तरह डार्विन यह मानते थे कि प्रकृति नेचर में केवल यही प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने भौतिक दशाओं की अनुकूलन कर लेते हैं, इसी तरह स्पेंसर ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य के लिए अपनी सामाजिक दशाओं से अनुकूलन करना सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि डार्विन के विचारों के आधार पर ही अब उन्होंने यह माना है कि सभी समाज शुरू से सरल होते हैं तो धीरे धीरे वे जटिल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि समाज शुरू जटिल होता है, बाद में सरल हो जाते हैं, है ना। इसी के आधार पर सामाजिक विकास की वास्तविकता को समझा जा सकता है। उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन क्षेत्र में परिवार, राजनीति, सामाजिक निराकरण, धर्म, सामाजिक स्तरीकरण, श्रम विभाजन तथा विभिन्न संघों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र के ऊपर क्या किया है? विशेष जोर दिया गया है, अध्ययन किया है। समाजशास्त्र के बारे में स्पेंसर के यह आरंभिक विचार था। इसी कारण कोम्टे को यह स्पेंसर को भी सामाजिक वैज्ञानिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक के रूप में ही स्पेंसर स्वीकार किया गया। यानी ये समाजशास्त्री लोग का विशेष महत्व है। आगे अब होगा कार्ल मार्क्स। जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स ने ऐसे अनेक विचार प्रस्तुत किए जिसे समाजशास्त्र के विकास को एक नई दिशा के रूप में स्थान मिला। मूल रूप में मार्क्स एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के दुर्बल वर्गों के हितैषी के रूप में जाने जाते हैं। यानी कार्ल मार्क्स दुर्बल लोग की हितैषी के रूप में, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। कार्ल मार्क्स मजदूर वर्ग की समस्याओं का समर्थन करने और समाज में परिवर्तन लाने के लिए ही उन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि विभिन्न वर्गों के आपसी संबंध राज, धर्म तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं को उत्पादन की प्रक्रिया शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि ऐतिहासिक उदाहरण के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उत्पादन के संबंध में होने वाली परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। समझ रहे हैं? इसको माना गया है। क्या माना है? मूल कारण माना गया है। कार्ल मार्क्स ने समाज में जितने भी दबे कुचले लोग थे उनके हितैषी माने जाते थे। समाज की मदद करते थे, मदद की भावना करते थे। देखिएगा, बहुत मनुष्य में ये भावना होती है कि जो कमजोर वर्ग है और जो मजबूत वर्ग है ना, जो कमजोर वर्ग के लोगों को मदद करने की भावना होती है। जैसे देखिएगा, हमारे कार्ल मार्क्स का इसमें नाम अग्रणी आता है। ये निचले तबके के लोगों के हितैषी माने जाते हैं, जो शोषक थे, दबे कुचले लोग, ये चंगुल में पड़े हुए थे, उसको इन्होंने बहुत ही मदद किया। शिक्षा के क्षेत्र में मदद किया और जीवन यापन गुजारने के क्षेत्र में इसने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने बहुत ही मदद किया है। ऐतिहासिक उदाहरण के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्पादन के संबंधों में होने वाला परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। उत्पादन की शक्तियों के बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। इससे द्वंद्व के कारण इतिहास के प्रत्येक युग में समाज के बुजुर्ग, समाज की बबुआ और सर्वहारा अथवा पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच
संघर्ष होता रहा है। यानी मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच आज तक क्या होता है, समाज में संघर्ष होता रहा है। यानी पूंजीपति लोग गरीबों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसे 24 घंटा काम करवाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूंजीपति वर्ग गरीब वर्ग के लोगों को शोषण का शिकार रहा है, उत्पीड़न का शिकार रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी गरीब तबके के लोगों को पूंजीपति लोग आज तक क्या किया है, शोषण किया है, अत्याचार किया है। कहने का मतलब है तो कार्ल मार्क्स इसका क्या थे, हितैषी माने जाते हैं। पूंजीपति वर्ग अभी भी हावी है देश में, राज्य में, है ना। उसके बाद पूंजी है, सत्ता है, सब कुछ है। वे नीचे तबके के लोगों को दबा के रखना चाहता है। बात समझ रहे हैं, पढ़ाई समझ रहे हैं? यानी जो दबा कुचला लोग है, नीचे तबके के लोगों हैं, उसको चाहता है कि हम जो बोले वही करे। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कहा जाता है, हम जो बोलेंगे वही होगा, कहने का मतलब हुआ। समझ रहे बात को? मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष होता रहा है। यह संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर सर्वहारा अथवा कामगार लोगों का अधिकार हो। इसी से एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो सकती है। अपने इस निष्कर्ष को मार्क्स ने अपनी अवधारणाओं के द्वारा तार्किक रूप से प्रमाणित किया है। यानी एक कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री ने इस धारणा को तार्किक रूप से इसने क्या है, प्रदर्शित किया है, बताया है। समझ रहे हैं कि एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग, एक निम्न वर्ग के लोगों को शोषण के अधिकार से शोषण करके अपने कब्जे में आज तक रहा है। तो कार्ल मार्क्स शोषण के विरुद्ध ही आवाज उठाते रहे हैं आज तक। बात समझ रहे हैं? अपने इस निष्कर्ष को मार्क्स ने अपनी आवश्यकताओं के द्वारा तार्किक रूप से प्रमाणित किया है कि मार्क्स के द्वारा विकसित ऐसे सभी विचार और अवधारणाओं का समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी देखिएगा, ये समाजशास्त्री यानी कार्ल मार्क्स अपने विचार को, अच्छे विचार को प्रदर्शित करते थे, है ना, अच्छे गुण सिखाते थे। और पूंजीपति वर्ग से को इसे मतलब नहीं था। कार्ल मार्क्स ने समाज के लिए जो नीचे तबके के लोगों थे उन्हें ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया, कोशिश किए। जैसे कोई भी आदमी आजकल दबा कुचला है, नीचे तबके लोगों हैं, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो हमारे कार्ल मार्क्स का भी इसी टाइप का जीवनी है। उन्होंने सर्वहारा वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आवाज उठाई, मदद किए। यानी कार्ल मार्क्स यानी शोषित लोगों के हितैषी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हितैषी। देखिएगा, बहुत देश में, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे नेचर, अच्छे बिहेव, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और दबे कुचले लोगों को मदद करते हैं। यही कार्ल मार्क्स इसी के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छे समाजशास्त्री के रूप में, समाज निष्ठा के रूप में उनकी गिनती की जाती है। समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का समाज में अहम भूमिका है। बस आज इतना ही।